दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। पहले की 2 वीडियो में हमने समझा कि हम दोनों अपना पैसा बैंक को देते हैं, जिसमें मैंने एक एसबीआई बैंक लिया था और आप अपना पैसा एसबीआई बैंक में एफडी के तौर पर रखते थे और मैंने एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप है और मैं उसमें अपना पैसा रखता हूँ। अब क्या होता है कि जब आप अपना पैसा बैंक में देते हैं, तो मान लीजिए ये आप हैं और आप अपना पैसा बैंक को देते हैं और बैंक से कहते हैं कि मुझे इस पर 5% रिटर्न देना, और वो आपके पैसे को, जो भी आपका अमाउंट है, मान लेते हैं आपने अपना कोई अमाउंट रखा है जो कि 50 लाख है। अगर वो आपके 50 लाख को, आपके इस 50 लाख के अमाउंट को वो 1 साल के लिए रखता है और उसके बाद आपको उस पर 5% रिटर्न देता है, तो आपकी इनकम 2,50,000 रुपीज़ हो जाती है। तो आपकी इनकम फिक्स्ड हो गई। आपने कहा मेरे एफडी पे मुझे जो रिटर्न मिला है वो 5% का मिला है, 2,50,000। और जब मैं जाता हूँ और मैं अपने बैंक को कहता हूँ कि मेरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए और म्यूचुअल फंड में आप मेरा पैसा लगाइए, इसका मतलब मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ। वो मेरे पैसे को इन्वेस्ट करता है, इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी। और वो मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर, मैंने जो आपको बताया उसमें 15% देता है मिनिमम। तो अब आपके पैसों पर 5% कैसे आता है और मेरे पैसों पर 15% कैसे आता है, हम ये समझेंगे कि मेरे पैसों पर 15% कैसे आया और आपके पैसों पर सिर्फ 5% कैसे आया। तो हम समझते हैं बैंक करता क्या। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आपका पैसा बैंक लेता है और आपके पैसे को लेकर बैंक किसी को लोन दे देता है। देखिए, लोन की अलग अलग वैराइटीज़ होती है, जैसे कि कॉर्पोरेट लोन होता है, पर्सनल लोन्स होते हैं, हाउस लोन होता है, कार लोन होता है। मैं सबसे रिस्की लोन की बात करता हूँ जिसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है बैंक को। तो बैंक क्या करता है, सबसे रिस्की लोन में पर्सनल लोन को मानता है। पर्सनल लोन में क्या होता है, एक पर्सन है, वो सैलरीड होना चाहिए बस। तो एक पर्सन सैलरीड है, उसकी सैलरी है अगर 20,000, तो वो जाकर पर्सनल लोन ले लेता है। बैंक उसको 5 लाख का लोन देती है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का लोन दिया। अब जब ये बंदा काम कर रहा है तो उसका एक छोटा सा ईएमआई इंस्टॉल कराकर वो बैंक को हर महीने देता है। अब मान लेते हैं कि जैसे कोविड में देखा, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है और कोविड की वजह से इसकी जॉब चली गई, या फिर विलिंगली इसने पेमेंट नहीं दी, तो इस केस में ये सारा का सारा पैसा डूब जाता है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पैसा जो डूबता है वो इसी तरीके से डूबता है, पर्सनल लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स ही डूबते हैं और बहुत डूबते हैं। नीरव मोदी, उसके बाद अभी शिपयार्ड का सबसे बड़ा घोटाला आया है सामने, 22,000 करोड़, 12,000 करोड़, 1,000 करोड़, इतने पैसे डूबते हैं बैंक्स में और वो पैसा आपका ही होता है। तो देखा आपने, आपका पैसा क्या करता है, वो लोन के रूप में किसी को देता है। अब पर्सनल लोन दिया, वहाँ से 15% कमाया और आपको 5% दिया और बीच में 10% का प्रॉफिट खाया। और अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, उस आदमी ने जिसने लोन लिया था उसने सारी इंस्टॉल दे दी, तो बैंक को प्रॉफिट होता है और आपको आपका रिटर्न मिल जाता है। तो ये काम हमारा बैंक करता है। अब देखते हैं कि मेरे पैसों का क्या करता है। देखिए, इस वाले केस में मैंने आपको यही बताया कि आप जाते हैं बैंक से अपना पैसा लेकर आ जाते हैं, जो आपने ऊपर अर्न किया है अपना 5%। अब क्या होता है मेरे केस में, क्या होता है कि मेरे केस में मैं जाता हूँ बैंक के पास और मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड में डाल देना। बैंक मेरे पैसे को क्या करता है, मेरे पैसों को इन्वेस्ट करता है। मान लेते हैं मैं कोई एक सेक्टर रखता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर रखता हूँ, जैसे कि जियो है, एयरटेल है और आइडिया वोडा है, वोडा आइडिया। ये 3 सेक्टर्स हैं। हमें पता है कि टेलीकॉम में यही 3 सेक्टर्स हैं जो टेली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग, जितने लोग हैं हमारे पास, जो मान लो 2-2 सिम्स हैं, 75 करोड़ लोग हैं, 2-2 सिम्स हैं, तो 150 करोड़ सिम है हमारे पास। अब सोचिए कि हम सारे किसके कस्टमर हैं, इन 3 कंपनीज़ के। और मेरा जो बैंक है, मेरा जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई बैंक, वो मेरे म्यूचुअल फंड को में जो मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट जियो में की, कुछ एयरटेल में की और कुछ वोडा आइडिया में की। अब क्या होता है कि मेरे पास रिस्क ये है कि अगर वोडा आइडिया के कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं एयरटेल पर, तो ये इसकी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका प्रॉफिट बढ़ने से, इसका प्रॉफिट कम होने से एडजस्टमेंट हो जाती है। और अगर एयरटेल जियो में शिफ्ट कर रहा है तो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है। तो बस इनके प्रॉफिट लॉस से मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी अफेक्ट होगी। बट एक बात का ध्यान रखिए कि ये लोग किसको बीट कर रहे हैं, ये लोग एफडी रिटर्न्स को बीट करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर ये एफडी रिटर्न्स को बीट नहीं करेंगे तो लोग अपना पैसा एफडी में डालेंगे। कोई बैंक या कोई पर्सन इन्वेस्ट थोड़ी ना करेगा मार्केट में। तो इनका काम होता है कि हमारे को हमेशा एफडी के रिटर्न से ज़्यादा देना है। एफडी के रिटर्न से ज़्यादा तो पीपीएफ अकाउंट भी देता है, पीपीएफ अकाउंट एलआईसी के भी अकाउंट से ज़्यादा देना है,
फिर उससे ज़्यादा तो निफ्टी सेंसेक्स भी देता है, हमें निफ्टी और सेंसेक्स से भी ज़्यादा देना है। अगर हम अपने देश की ऑल टाइम निफ्टी रिटर्न्स देखें तो 13-14% हमारी निफ्टी रिटर्न्स होती हैं। अगर निफ्टी रिटर्न इतनी है तो ये सोचो कि म्यूचुअल फंड की ये ड्यूटी बनती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा रिटर्न देना है। तो मैं जो आपको बता रहा था, मेरी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे 15% का रिटर्न देगी। आप मुझे बताओ, आप कहते हो म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, तो क्या ये तीनों सेक्टर डूब जाएंगे और आपका बैंक नहीं डूबेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपका बैंक भी डूब सकता है। अगर आपको नहीं पढ़ा आपने तो मैं बता दूं कि 2008 15 सितंबर 2008 को वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर्स, जो कि डूब गया था। और इसको बचाने के लिए मैं बताता हूँ कौन सी गवर्नमेंट थी। इंडियन जैसी कमज़ोर गवर्नमेंट नहीं थी, अमेरिकन गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक आरबीआई नहीं, फेडरल बैंक, वो भी नहीं बचा पाया था इसको। तो जब बैंक अगर परफॉर्म गलत करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो वो डूबता ही है। अभी भी इंडिया में यस बैंक का केस देखा होगा आपने। पर कोई भी बैंक इतनी आसानी से नहीं डूब सकता, क्योंकि उस बैंक को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट उसे डूबने नहीं देता। और जब बहुत बड़ा फ्रॉड हो या बहुत बड़ा कुछ हो तभी ऐसा होता है। और इसलिए 2008 का लास्ट क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस आया था, वो भी एक मतलब बैंकरप्सी की वजह से आया था। बैंकरप्सी केस है वो। अब होता क्या है कि आपका एक बैंक अगर फ्रॉड करता है तो उसके डूबने के चांस ज़्यादा है, पर मेरा पूरा का पूरा सेक्टर तो नहीं डूब सकता। और अगर आपका बैंक डूबता है तो गवर्नमेंट, आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट पब्लिक, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, तो मैं बता दूं गवर्नमेंट बैंक नहीं होता, पब्लिक बैंक होता है, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट होता है। पर गवर्नमेंट आपके सारे पैसों की गारंटी नहीं लेता, वो आपके एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी लेता है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको 5 लाख की गारंटी देता हूँ। इसका मतलब अगर मेरे 50 लाख थे और वो अगर बैंक डूब जाता है तो मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। म्यूचुअल फंड में के केस में सेबी आपके लिए, सेबी ये एक तरीके का आरबीआई है। तो जैसे कि आपका आरबीआई आपके एक छोटे से यस बैंक को नहीं डूबने देगा, इसी प्रकार सेबी जो है वो भी आरबीआई जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये भी किसी म्यूचुअल फंड को डूबने नहीं देगी। जैसे वहाँ उसको सिक्योर करता है एक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई सिक्योर करता, वैसे एक म्यूचुअल फंड के लिए रूल रेगुलेशंस भी ड्राफ्ट करता है सेबी। तो आप ये सोचिए कि जब एक बैंक नहीं डूबने देता सरकार, तो वो एक म्यूचुअल फंड कैसे डूबने देगा, जो कि बहुत हज़ार करोड़ रुपए का होता है। आप अगर एक एक म्यूचुअल फंड की वैल्यू देखोगे, 5-5 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ की म्यूचुअल फंड होता है, वो कैसे डूब जाएगा। हाँ, आप एसबीआई बैंक को म्यूचुअल फंड, पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स को म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे वो बैंक आपके पैसे के एफडी को लोन के रूप में करता है यूज़, मेरे पैसों को वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आप सोचिए कि आप एक बैंक अगर 5,000 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड लेना चाहता है, आप लोगों के पैसे इकट्ठे करके वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, मैं कंपनी के नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आप कंपनी के नाम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि अभी यूथ को चाहिए कि मुझे रॉयल इनफील्ड चलानी है, तो ईचर मोटर में इन्वेस्ट करना है, वो देखेगा कि अगर कस्टमर की डिमांड ज़्यादातर बुलेट चलाने की यूथ की, तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ज़्यादातर लोग जियो में शिफ्ट हो रहे हैं तो वो रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरीके से लोग टाटा टी पी रहे हैं तो वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा। लोग बजाज ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो बजाज कंज्यूमर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लोग महिंद्रा की स्कॉर्पियो ले रहे हैं तो वो महिंद्रा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप दोगे वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कंपनीज़ में होगा, कंपनीज़ के प्रोडक्ट में होगा। तो जो कंपनीज़ बढ़ेगी आगे तो आपके प्रोडक्ट का भी पैसा बढ़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ ये समझाया क्योंकि कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि भाई म्यूचुअल फंड तो डूब सकता है पर बैंक नहीं डूब सकता। तो मैं आपको बता दूँ, हिस्ट्री मेकिंग है कि बैंक्स भी डूबे हैं, और जब एक बैंक डूबता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी डूबेगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। पर इन दोनों ही केस में हमारी जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको डूबने नहीं देते। तो जितना सेफ बैंक है उतना ही सेफ म्यूचुअल फंड है। और मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में भी आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आप अपना पैसा किस तरह के म्यूचुअल फंड में रखकर कितना रिटर्न्स ले सकते हैं। मेरे तो ये सारी जो वीडियोस बनाई थी मैंने अभी तक, वो इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड था। मैं बस ये समझाना चाहता था एक जनरल पर्सन को कि जितना सेफ बैंक में एफडी है उतना ही सेफ आपका म्यूचुअल फंड है, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। हमारे देश के लॉयर्स भी बहुत हाईली रिस्क इलीगल एक्टिविटीज़ कह लो आप, कमिटीज़ में पैसा डालते हैं। हमारे यहाँ के कॉमर्स के टीचर्स भी वहीं डालते हैं, साइंस वालों की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। और मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियल इलिटरेट हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ इस पूरे वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि जितना सेफ आपका बैंक है उतना ही सेफ आपका म्यूचुअल फंड है। पर आप
गरीब के गरीब रह जाते हैं बैंक में पैसा डालकर। आपका बैंक करोड़ों का घोटाला करने के बाद भी अमीर होता है। तो आप अपना पैसा सीधा म्यूचुअल फंड में डालें ताकि बैंक का कमीशन बिल्कुल 0.01% रहे। सिर्फ इतने से कमीशन पर कोई 0.01 लेता है, कोई 0.04 लेता है, कोई 0.5 लेता है, बहुत ज़्यादा तो कोई 0.10 लेता है। पर आपके बाकी के सारे रिटर्न्स आपके अपने होते हैं। फिर गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, तो टैक्सेशन काटने के भी बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट्स, लगातार जो डिपॉजिट करेंगे फिर आप वन टाइम कोई पेमेंट करेंगे। तो अब आप इस बात को ध्यान से देखें और सुने जो मैं आप बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर आप लोग की सारी क्वेरीज ख़त्म हो गई हो, अगर आप लोगों की सारी क्वेरीज ख़त्म हो गई हो, तो मैं आप लोगों को म्यूचुअल फ़ंड क्या है, म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। अकाउंट ओपन कैसे होता है। और आप अगर कोई भी डाउट अभी भी है आपका कि म्यूचुअल फ़ंड से ज़्यादा सिक्योर एफडी है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट डाटास के साथ बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फ़ंड भी उतना ही सेफ़ है जितना सेफ़ आपका एफडी है। बाकी आप समझदार होंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एफडी जितना ही सेफ़ म्यूचुअल फ़ंड है। और इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें बने रहना है, समझते रहना है और कमेंट करना है कि जो आप सीखना चाहते हैं उसको कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें। थैंक यू।